नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है, यानी मतदाता सूची, जो अंतिम मतदाता सूची है चुनाव आयोग की तरफ से, वो आ चुकी है। और उसमें चुनाव आयोग ने बताया है कि जो ड्राफ्ट सूची आई थी उसकी तुलना में कुछ वोटर इसमें और बढ़े हैं, और कई जो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कुछ तमाम वोटर्स इसमें इंट्रोड्यूस भी हुए हैं और नई लिस्ट में पिछली लिस्ट की तुलना में वोटर कटे भी हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं और कई सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो नाम शामिल हुए हैं नए और जो नाम निकाले गए हैं उनमें कौन से लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके नाम निकाले गए हैं, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें यह भी कहा जा रहा है, वो भी आधिकारिक रूप से नहीं है, कि इसमें कितने विदेशी लोगों के नाम थे जिनकी चर्चा हो रही थी कि बाहरी लोग आकर यहां पर दूसरे देशों के लोग मतदाता बने हुए हैं बिहार में, उनमें से कितने विदेशी हैं जिनके नाम को हटाया गया है। तो सवाल कई अभी भी बने हैं और मामला यह सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने सूची जारी कर दी है। आने वाले दिनों में अब चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 7 अक्टूबर को इस नई सूची भी पेश की जाएगी, वहां पर जो अंतिम सूची है, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई अपने अंतिम दौर में है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने विपक्ष का जो दबाव था उसको स्वीकार तो किया है, लेकिन लूप होल्स अभी भी इस एसआईआर की प्रक्रिया में बने हुए हैं। सवाल कई ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए हैं और विपक्ष एकजुट होकर इस एसआईआर का विरोध अभी भी कर रहा है और चुनाव आयोग से तमाम सवालों के जवाब मांग रहा है, जिनके जवाब चुनाव आयोग के पास है नहीं। अमलेंदु जी, अगर इसकी पूरी जो सूची है जो कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जारी की है, एक बार हम लोग उसको स्क्रीन पर भी देखेंगे कि जो ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर जब जनवरी में जो सूची आती है, उसके बाद जब ये ड्राफ्ट सूची आती है, तब से लेकर अब तक ये जो मतदाता सूची में परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, ये परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, एप्लीकेशन कितने लोगों के नाम शामिल करने के जा रहे हैं और शामिल कितने लोग हो रहे हैं, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो ये बता रहा है कि बहुत ही मनमाने तरीके से ये पूरी की पूरी सूची तैयार हुई है। और ये आरोप तभी से लग रहे हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और ड्राफ्ट सूची जब से आई है। समीर जी, जिस दिन से ड्राफ्ट सूची आई और इस समय जब ये ड्राफ्ट सूची आ चुकी है, तो दोनों के लगातार जो है इसको देखा जाए तो ये जो सूची है और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये एकदम सवालों के घेरे में है। ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। और जो चुनाव आयोग ने समीर जी कल जो अपनी लिस्ट आखिरी अंतिम जारी की है, उस अंतिम लिस्ट में आप देखिए कि किस तरीके से अब बताया गया कि साहब 7.42 करोड़ यानी 7 करोड़ 42 लाख लोग अब इसमें शामिल हो गए। और जब 24 जून 2025 को जब घोषणा की गई थी, उस समय 7 करोड़ 89 लाख थे जब एसआईआर की घोषणा जिस समय घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र में 4 महीने में बढ़ गए मतदाता 40 लाख। बिहार में 1 महीने की एसआईआर में मतदाता कम हो गए 40 लाख, जो उस समय की सूची थी। और ये तो छोड़ ही दीजिए कि कितने लोग जो थे वो किस तरीके से जोड़े गए हैं, कितने घटाए गए हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ संख्या कम हो गई। तो क्या 2024 से पहले जो मतदाता सूची, जो 25 से पहले जो मतदाता सूची आई थी, तब से लेके अब तक 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले मतदाता बिहार में नहीं बढ़े क्या? मतलब बेसिक सवाल जो है जो सवाल उठाते हैं, आप छोड़ दीजिए सारी बातों को कि किसने कितने नाम कटवा दिए, कहां से क्या हुआ, क्या आरोप लगे, सबको छोड़ दीजिए। बेसिक सवाल जो है वो ये बेसिक सवाल ये है कि भाई आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 4 इस एक बार ये सूची जो है अमलेंदु जी चुनाव आयोग की, एक बार इसका जिक्र कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने जो जारी की है, अंतिम सूची जारी की है, आप स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं उसका ब्यौरा, उसमें लिखा है कि इलेक्टर्स एज ऑन 24 जून 2025 यानी 2025
24 जून 2025 को कुल 7,89,00,000 मतदाता थे। उसके बाद टोटल जो ड्राफ्ट सूची में निकाले गए, जिसकी चर्चा भी लगातार हो रही है, 1 अगस्त को जो आई थी, 1 अगस्त को जो आई थी, उनकी संख्या थी 65 लाख, यानी 65 लाख लोगों को इस मतदाता सूची से निकाल दिया गया था एसआईआर शुरू होने के बाद। और जब 1 अगस्त को 2025 को यह ड्राफ्ट सूची जारी होती है, तब कुल वोटर बचते हैं 7,24,00,000। अब इसमें बता रहा है चुनाव आयोग कि इन एलिजिबल इलेक्टर्स रिमूव्ड फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट, इस ड्राफ्ट सूची से 3.66 लाख यानी 3,66,000 लोगों को हटा दिया गया है जो ड्राफ्ट लिस्ट थी। और ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़े गए हैं जिसमें एलिजिबल इलेक्टर्स एडेड इन ड्राफ्ट लिस्ट, यानी जिन लोगों ने फॉर्म 6 भरा अपने कि हमको इस सूची में शामिल किया जाए, उनमें 21,53,000 लोगों को यानी 21.53 लाख लोगों को सूची में शामिल किया। तो अब ये पूरी सूची जो है यानी मतदाता सूची जो बन रही है, उसमें संख्या आती है 7,42,00,000 लोगों की, जो 30 सितंबर को कल जो सूची जारी हुई है, फाइनल लिस्ट टोटल इलेक्टर्स इन फाइनल लिस्ट 30 सितंबर 2025, इसमें 7,42,00,000 मतदाता हैं। यानी 24 जून को जो सूची थी, जिस सूची पर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय मतदाता थे 7,89,00,000 और अब होते हैं 7,42,00,000, यानी करीब 47 लाख मतदाता इस सूची से गायब हो जाते हैं। वही आप जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, फिर से उसी पर आते हैं कि करीब 6 महीने के भीतर यहां मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन यह घट रही है। और ये कौन मतदाता है जिनकी संख्या घट रही है? हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां से बाहर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, कुछ मृत हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी इस सूची में थे, उनको बाहर कर दिया गया। और कुछ ऐसे हैं जो 2 जगह पर या 2 से ज्यादा जगहों पर जो रजिस्टर्ड हैं। ये चुनाव आयोग का कहना है, लेकिन ऐसे ये लोग हैं कौन, मृत कौन है, कौन बाहर कर गए, ये सारी जानकारी नहीं है। हाँ, और इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। और जो एक और महत्वपूर्ण सवाल उठा है कि जब आपने कह दिया था कि 1 अगस्त के बाद कोई नाम नहीं आएगा, हाँ, है ना जी, और 1 सितंबर के बाद कोई फॉर्म जमा नहीं होगा, ये था, आ गई थी आपकी लिस्ट, तब फिर ये 21.53 यानी 21,53,000 लोग जिन्होंने फॉर्म 6 जमा किए, ये कौन लोग हैं आपकी ड्राफ्ट सूची आने के बाद? जी हाँ, जो ड्राफ्ट सूची आने के बाद आपने कहा था कोई नाम नहीं जुड़ेगा, तो ड्राफ्ट सूची आने के बाद ये जो 21.53 लाख लोग हैं, ये नए कौन लोग हैं, ये कैसे जुड़ गए, ये बताया जाए। अगर ये जो आपने पहले 65 लाख लोग कम कर दी थी, उनमें से अगर ये हैं जी, तो फिर आपने इसका मतलब कि विपक्ष का आरोप सही है कि ये चोरी हो रही थी जबरदस्त तरीके से, मृत लोगों के नाम जो थे वो जोड़ दिए गए, जिंदा लोगों के नाम मृत में डाल दिए गए। तो ये बहुत बड़ा घपला जो है वो इसमें एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आई है, इसमें पकड़ा जा रहा है। और एक और बात समीर जी जो महत्वपूर्ण है, जो कानूनन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसआईआर जारी रहेगा, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। पहली चीज, अगर ये 21.53 लाख लोग वही हैं जिन्होंने उसके बाद अगर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये स्पष्ट करना चाहिए था कि ये किन्होंने जारी किया। लेकिन अगर आप एक साथ ये कह रहे हैं कि जिनका नाम छूट गया है उनको अगर कोई आपत्ति है, तो वो जिला पदाधिकारी के पास जाकर अपना दावा कर सकते हैं, और अगर दावा नहीं होता है तो फिर आप प्रथम अपील कर सकते हैं, उसके बाद आप राज्य निर्वाचन आयोग में दूसरी अपील कर सकते हैं। जब अभी जारी है एसआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है जी, तो फिर किसी को अपील करने की और दावा करने की क्या आवश्यकता है? वो फॉर्म 6 भर के क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो यानी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना इस समय भी कर रहे हैं जब आप ये फाइनल लिस्ट जारी कर रहे हैं अपनी एसआईआर की। जी बिल्कुल, ये तो फाइनल लिस्ट जारी करना, आप ये तो पूरी तरीके से ये अवमानना की का मामला है, क्योंकि अभी तो आप एसआईआर ये सूची जारी कर रहे हैं और इसकी इसी पर एसआईआर आप कर सकते हैं या नहीं, यही मामला अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो अपने आप ही अवमानना है। अब 7 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की एक कह लीजिए कि फाइनल स्टेज की सुनवाई जब करेगा, ये मामला आएगा, वहां पर और भी कई सवाल होंगे। लेकिन अमलेंदु जी, एक चीज और भी है कि 9 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप आधार कार्ड को भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मानेंगे, ये भी साफ दिख रहा है कि जो सूची से निकाले गए थे उनमें जो
अतिरिक्त आए हैं आधार कार्ड की वजह से आए हैं। अगर आधार कार्ड नहीं होता तो शायद ये 21 लाख लोग उस सूची में न शामिल हो पाते और वो मतदाता सूची से बाहर हो गए होते। हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है। और ये आधार कार्ड नहीं होता तो ये भी बाहर कर दिए गए होते। यानी कि काफी हद तक वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक लगी। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि वोट चोरी नहीं हुई है, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण है कि साहब वहां 40 लाख लोग वोट बढ़ गए 4 महीने में, तो यहां जो है ये वोट कम कैसे हो गए लगभग 70 लाख के आसपास, ये सवाल बनता है समीर जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है ये उठ रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर इस पर जो है घपले जो पकड़े जा रहे हैं, इसकी समीक्षाएं हो रही हैं। विपक्ष योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के ही आंकड़ों पर एक ट्वीट किया है, कुछ सवाल पूछे हैं, वो हम उनके ट्वीट को देखते हैं। योगेंद्र यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, बहुत गहनता से गंभीरता से छानबीन कर रहे हैं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक महत्वपूर्ण माना है और उस पर उनका संज्ञान लिया। लिख रहे हैं योगेंद्र यादव कि चुनाव आयोग से अभी भी कई सवाल हैं। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट के बारे में जो ये आ गई है, यानी 1 सितंबर तक फॉर्म 6 के तहत 16,93,000 नए आवेदन मिले थे। इसके बाद के किसी भी दावे को फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग ने 21,53,000 वोटर जोड़े हैं। तो सवाल यह है कि 1 सितंबर के बाद फाइनल लिस्ट में कम से कम 4.6 लाख नए वोटर कैसे जोड़े गए। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग के प्रेस नोट के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 3.66 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन नामों को हटाने के कारणों का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। सवाल योग्यता संबंधी दस्तावेज जमा न करने के कारण कितने नाम हटाए गए और कितने नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि उनके नाम पर आपत्ति थी। फिर एक आगे भी लिखते हैं कि इसमें इन्हीं सारे सवालों को लेकर, तो ये कई सारे सवाल हैं आंकड़ों का ही, जिनका हम लोग भी अभी जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी, कि आखिर किस आधार पर नाम जोड़े गए और किस आधार पर काटे गए, ये भी बताए चुनाव आयोग। और फिर पूरी की पूरी जो सूची, जिसमें 42 लाख के करीब नाम बता रहा है चुनाव आयोग की पुरानी लिस्ट से हटा दिए गए और जो जोड़े गए उन सबको मुताबिक, तो ये सारे लोग कौन हैं, किस आधार पर किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण इस पर जो सवाल उठ रहा था, क्या इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो विदेशी थे? बिल्कुल, और विदेशी थे तो आपने बताया क्यों नहीं विदेशी थे। हाँ। अब बताइए इसमें कितने आपने विदेशी देखे, कितने रोहिंग्या देखे, क्योंकि बहुत जो एक बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कि पुरानी सूचियों में से बहुत सारे लोग थे जो विदेशी लोग थे, यहाँ फर्जी उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए और उसके बाद वो मतदाता सूची में शामिल हो गए। तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया तो इस समीर, यही तो सवाल है कि जब आपने ये ऐसा कराया और इस आधार पर कराया तो देश को जानने का हक है कि किन रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशी नागरिकों ने, म्यांमार के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जो है रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी नागरिकों के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो चुनाव को बताना चाहिए कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी और कितने म्यांमार के नागरिक, कितने और अन्य देशों के नागरिक यहाँ मौजूद हैं जो जिनके वोट बने हुए थे और चुनाव आयोग ने अब काटा है। तो ये चुनाव को बताना चाहिए, चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। दूसरा समीर जी, जो नाम काटे गए हैं, क्या चुनाव आयोग ने, जो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था और राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का आरोप लगाया था तो ज्ञानेश कुमार ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हाथ पटक कर कहा था कि किसी का भी नाम बिना सूचना दिए हुए नहीं कट सकता, उसको सूचना दी जाएगी। तो आपने 69 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं, क्या 69 लाख लोगों को कोई सूचना दी गई कि आपका नाम काटा जा रहा है? उनके परिजनों को सूचना दी गई तो किस माध्यम से दी गई, उसका क्या जवाब आया, किसने वो रिसीव किए, ये कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये बड़ा घपला है, बड़ा फर्जी वाला ये है समीर जी। बिल्कुल, ये फर्जी वाला है और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग ने अपनी ये लिस्ट जारी की है। हाँ, इस लिस्ट पर यह दिखाई पड़ रहा है कि जो विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगा रहा था, एसआईआर को लेकर जो इतना हंगामा हुआ, इतने सारे जो उदाहरण थे, लोग खुद आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से धांधली हुई है, उन सारी चीजों का और आंदोलन का, यात्रा का, इन सब का फर्क जरूर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सूची अभी भी, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। बिहार में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा
गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर, SIR के नाम पर जो कवायदे शुरू की थी, आज भारत के निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने SIR को बहुत ही सुगमता से और सरलता से और सभी को ध्यान में रख करके सूची जारी किया। लेकिन जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार पहल के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार अलग अलग वक्तव्यों से, अलग अलग एफिडेविट से सर्वोच्च न्यायालय के बीच अपनी बात रखने का कोशिश किया, लेकिन जो अभी सूची जारी हुई है वो उस हमारी सभी को नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, तो जो सूची जारी हुई है उस पर भी बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं और ये अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव आयोग की ये जो SIR के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची है, यानी फाइनल वोटर लिस्ट है, उस पर चुनाव आयोग क्या कहता है। और सवाल इस पर अभी भी बने हुए हैं। विपक्ष एकजुटता के साथ इस पर खड़ा दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव ने निर्दलीय सांसद हैं और वो भी इस मुद्दे को लेकर काफी मुकर रहे हैं। देखते हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है, ट्वीट किया है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने जो ये मतदाता सूची फाइनल करके दी है, तैयार की है, वो अभी भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर लीपापोती करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो पप्पू यादव लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 69.3 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया। मेरा सवाल है, इसमें कितने लोगों या उनके परिजनों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था? राहुल गांधी जी के खुलासे पर कहा था, बिना नोटिस एक मतदाता का नाम नहीं कट सकता। चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि अब एक मृत व्यक्ति या डबल एंट्री मतदाता सूची में नहीं है। वाजिब सवाल है और चुनाव आयोग की भाषा में ही पप्पू यादव ने सवाल पूछा है। अमलेंदु जी बिल्कुल समीर जी, और सही सवाल पूछा है कि अब ज्ञानेश कुमार जो हैं वो हलफनामा दें कि इसमें कोई भी नाम जो है वो गलत नहीं जोड़ा गया है और कोई भी नाम छूटा नहीं है। क्योंकि आपने जब SIR कहा तो आपने अपनी विज्ञप्ति में भी ये कहा है कि भाई इसका उद्देश्य जो था कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इस भावना के तहत हमने इसको किया। तो जब आपने इस भावना के तहत किया कि कोई मतदाता छूटे नहीं, तो फिर यह हलफनामा देने में अब चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है कि किसी भी मतदाता का नाम छूटा नहीं है। लेकिन समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि 7 और 8 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, उस सुनवाई में ये मसला जाएगा और चुनाव आयोग के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि बहुत अनियमितताएं जो है इसमें साफ देखने में आ रही हैं। और जो बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगर एक भी स्तर पर अनियमितता पकड़ में आई और दिखाई पड़ गई तो पूरी SIR की प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं और वो केवल बिहार तक ही लागू नहीं होगी। और जो आप तैयारी कर रहे हैं कि पूरे देश में आप SIR शुरू करने जा रहे हैं, बार बार ये खबर चलवाई जा रही है कि पूरे देश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसको भी वहां पर भी ये लागू होगी। और इसको लेकर लगातार सवाल बन रहे हैं। बिहार में वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद खान, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस नई मतदाता सूची को लेकर। बिहार में SIR का मुद्दा शुरू से एक छलावा था और ये शगुफा जो छेड़ा गया था इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, ये हम सब लोगों को अंदाजा था कि इसका कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के बार बार बोलने के बावजूद हम और आपने देखा ये कि कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो यह न समझे और वो कह रहे हैं कि ये SIR का जो शगुफा था या जो एक्सरसाइज है वो सही एक्सरसाइज था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और हम लोग ये वो समझ के रखे इलेक्शन कमीशन कि कितने नाम जोड़े गए, कितने नाम हटाए गए, उसको हम लोग देखेंगे और देखने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वो अभी भी मूल्यांकन के दायरे में है। उनके कहने से ये बात नहीं खत्म हो जाती कि SIR का मामला खत्म हो चुका है, जो उनको चाहिए था उनको मिल गया। सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो
तो इसका मतलब ये फाइनल मतदाता सूची तैयार करके जारी करके चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति पा लिया है, उसके जो परेशानी अभी उसके लिए चल रही है वो अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इस फाइनल सूची में भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं और वो सवाल अभी भी यहां खड़े हो रहे हैं जो पहले से एसआईआर को लेकर खड़े हो रहे थे और कई नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं और सबसे बड़े सवाल तो जो है वो यही पैदा हो रहे हैं कि आपने जिन लोगों के नाम काटे और जिन लोगों के आपने नाम जोड़े उनको आपने क्या सूचना दी कि नहीं सूचना दी, ये साफ तौर पर पूछा जा रहा है। और ये सवाल ये कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी संख्या कितनी है भाई, ये कितने जो है 25 साल से ज्यादा के हैं और कितने 18 साल से ज्यादा के हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने नहीं दिया है कि जो आपने नए नाम जोड़े हैं इनमें से कितने जो हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट टाइम वोटर होने के साथ साथ कितनों की आयु क्या है। भाई 18 साल से ऊपर ठीक है, 18 को जिसका हुआ आपने उसको लिया हुआ फर्स्ट टाइम वोटर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब 80 साल का है और फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है आप उसको फॉर्म 6 भर के ले रहे हैं। तो जो फॉर्म 6 आपने भरे हैं इसको लेकर भी अभी तक आपने कोई सवाल नहीं जो है बताए हैं। दूसरा है कि जाप सूची 7.24 करोड़ थे, यानी कि 7 करोड़ 24 लाख, इसमें से आपने 3,66,000 और जोड़े तो हुए 21,53,000, तो कुल हुए 7.42 करोड़ यानी 7 करोड़ 42 लाख। अब असली सवाल ये कि जब 1 सितंबर तक सिर्फ 16.93 लाख नए वोटर आए थे तो उसके बाद के आवेदन फाइनल लिस्ट में नहीं हो सकते थे, तो 31.53 नए लाख नाम जो है ये कहां से जुड़ गए, इनका क्या है स्टेटस, ये किसने फॉर्म भरे हैं, ये कहां से हैं, इनकी क्या इन्होंने दस्तावेज दिए हैं, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। और फिर ये आपने फॉर्म लिए कैसे, कब लिए, कब लिए आपने, कौन लोग हैं ये, तो ये सवाल बहुत सारे हैं। तो घपले बहुत ज्यादा हैं इस एसआईआर की लिस्ट में और मुझे लगता है कि ये जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला तो इस पर ये पूरी लिस्ट जो है वो रद्द हो सकती है। जी बिल्कुल, ये पूरी की पूरी लिस्ट, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई सवाल हैं, इस फाइनल लिस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 21 लाख जो करीब 21 लाख के मतदाता नए जोड़े गए हैं, इन्हें जोड़ने के लिए किसने आवेदन दिए, क्या सबके लिए फॉर्म 6 जमा किए गए थे और ये है कौन, इनका ब्यौरा दिया जाए, क्या ये चुनाव आयोग के पास है, ये पूरा का पूरा जो फिगर दे रहा है चुनाव आयोग ये किस आधार पर दे रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय इस मतदाता सूची को लेकर जो चुनाव आयोग ने फाइनल सूची कल जारी की है। देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहाँ पर अगर कटे थे वो नाम उसमें आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। लिस्ट जारी कर दिया, क्या अभी भी मुद्दा ये रहेगा आगे, वोट चोरी वाला जो मुद्दा? नहीं, वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है, वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं, चीजें वहां से उठी हैं पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर कि जहां पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है और मुद्दा है, बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने चोरी किया है और उसे पूरी तरीके से मिलकर लोगों ने किया है। विशेष रूप से मैं काशी की बात करूंगा, बहुत सी चीजें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को और वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीजों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग निश्चित तौर से हम सब लोग जैसा हम लोग का प्रयास है। बिहार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। अब तो लगता है फाइनल लिस्ट जारी हो गई तो अब तो नहीं, अगर बिहार के अंदर बिहार के अंदर अगर सारी चीजें जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था, अगर वो सारी चीजें आएंगी तो मैं बिना देख कर तभी कुछ कह पाऊंगा। तो ये है वोट चोरी का मुद्दा तो अपनी जगह है, ये तो बिहार में एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी तो पूरे देश में हो रही है, ये कह रहे हैं अजय राय। और
खास तौर पर वो बनारस सीट का जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी। बार बार अजय राय बनारस की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बनारस से जो वोट चोरी करके चुनाव जितवाया गया है बीजेपी कैंडिडेट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चूंकि अजय राय कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जब मतगणना के समय लगातार वो आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है, वो तो चुनाव के बाद से ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हराया गया इस चुनाव में और वोट चोरी के जरिए हराया गया। तो बार बार इस मुद्दे को अजय राय सामने लाते हैं और कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी का जो अगला बम वो फोड़ने वाले हैं वो शायद वाराणसी सीट ही है। हाँ, वाराणसी सीट भी हो सकती है और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बम है तो अकेले वाराणसी नहीं होगा, और भी होगा कहाँ कहाँ क्या क्या चोरियां हुई हैं, तो इसको लेकर हो सकता है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे इसके मामले में, तो ये समझा जा सकता है कि कोई गंभीर मसला है। और चूंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक हम पूरे सबूतों के साथ सामने नहीं आएंगे तब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अभी वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आलन सीट को लेकर, उसमें भी राहुल गांधी सिर्फ सबूत लेकर ही नहीं आए बल्कि उन भुक्तभोगियों को लेकर आए जिनके नाम काटे गए और जिनके नाम इस्तेमाल करके नाम कटवाए गए, उनको भी लाकर उन्होंने पेश किया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वोट चोरी एक बड़ा मसला है, वो उस पर होगा। लेकिन बिहार एसआईआर में जो फाइनल लिस्ट आई है, इसमें किस तरीके से वोट चोरी को अंजाम दिया गया है, इस पर अब विपक्ष काम कर रहा है और एकजुट होकर विपक्ष अब कह रहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब चुनाव आयोग की पोल खोली जाएगी, जनता को भी बताया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को उठाया जाएगा। बिल्कुल, इसको जो विपक्ष एकजुट होकर जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर और बिहार में एसआईआर को लेकर जो आंदोलन कर रहा है, वो आंदोलन अभी कमजोर नहीं होगा और ना ही उसका विरोध कम होगा, क्योंकि जो फाइनल सूची आई है मतदाता सूची चुनाव आयोग की, वो भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और ये दिखा रहा है कि चुनाव आयोग उसमें बहुत सारे तथ्यों को छिपा रहा है। ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है और अभी जब 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये मुद्दा भी वहां एक बार फिर आएगा, जो फाइनल सूची तैयार की है चुनाव आयोग ने। क्योंकि इस बीच में चुनाव आयोग ने कई निर्देश भी दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए थे, कई बार फटकार भी लगाई थी और यहां तक कि खास तौर पर आधार कार्ड को उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल करने को कहा था जो उसके लिए जरूरी है। तो अब काफी कुछ होगा, 7 अक्टूबर का जो दिन है वो महत्वपूर्ण होगा इस सुनवाई के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी और बिहार में एसआईआर को लेकर भी। अब देखना यह है अमलेंदु जी, क्या चुनाव आयोग अब एक कदम और आगे बढ़ता है, क्या अब वो बिहार में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर देता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर को यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम दौरा करने वाली है बिहार का। हाँ, 4 तारीख को चुनाव आयोग की टीम दौरा करने वाली है और एक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिहार के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक मीटिंग कर भी ली है समीर जी, और अब जो है वो 4 तारीख को पहुंचेगी। देखिए असल में चुनाव आयोग की चाल क्या है वो आप समझिए, जो है चुनाव आयोग को लगता ये है कि चुनाव आयोग अभी 4 अक्टूबर को जाकर बिहार और 5 या 6 को वो चुनाव की घोषणा कर देगा, ताकि 7 और 8 अक्टूबर को जब सुनवाई हो तो ये कहा जाए कि साहब हम तो अब चुनाव की घोषणा कर चुके। तो अब इसमें अब आप सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है और चूंकि ये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आप एसआईआर जारी रहेगा, तो अगर आप घोषणा कर भी देते हैं तो ये वोटर लिस्ट इस्तेमाल नहीं मानी जाएगी, चूंकि हाँ पुराने पे करना पड़ेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एसआईआर जारी है, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। तो आप अपनी कोई भी लिस्ट निकालते रहिए, उसको फाइनल बताते रहिए, लेकिन वो फाइनल आपकी ये लिस्ट नहीं मानी जाएगी। अगर ये घपले वाली लिस्ट साबित होती है तो लगता ही है कि जो पुरानी है जो 1 जनवरी 2025 को जो जारी की गई थी उसके आधार पर ही चुनाव होगा, ये समझा जा सकता है। ये बिल्कुल, चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है, तो भले ही घोषणा कर दी जाती है, चुनाव हो भी जाएंगे, लेकिन तब ये एसआईआर के जरिए जो फाइनल लिस्ट तैयार की है चुनाव आयोग ने, वो लिस्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये तब तैयार की गई है जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई जिस पर हो रही है। खैर, अब देखना है चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, वो सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां और भी तमाम खबरें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और इधर उत्तर प्रदेश में बरेली को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। बरेली में जिस तरह से पिछले दिनों दंगा भड़का, वहां पर दंगे के बाद तमाम लोगों को, मुस्लिम धर्मगुरु को वहां पर गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब कुछ एनकाउंटर की भी खबरें आ रही हैं वहां पर। लेकिन वहां जो घटना स्थल पर जाने के लिए कई लोग हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनको जाने से रोका जा रहा है। बरेली में वो जाना चाहते हैं, वहां पीड़ित लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको वहां जाने से रोक रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी घटना होती है तो सरकार सबसे पहला काम करती है इंटरनेट बंद करती है, और दूसरा काम करती है कि राजनीतिक दलों के लोगों का वहां प्रवेश निषेध कर देती है। कल भी कई नेताओं को रोका गया, और आज भी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, उनको वहां जाने से रोका गया है। इमरान मसूद ने उसको लेकर कहा भी, उन्होंने कहा कि हम जाने की तैयारी में थे बरेली के लिए, लेकिन हमको नजरबंद कर दिया गया। दानिश अली ने भी कहा है कि उनको भी जाने से रोका गया है। पहले सुनते हैं इमरान मसूद ने क्या कहा है इस वहां बरेली जाने से रोके जाने को लेकर। देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे, और हम तो 2 ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे, और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुँचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल ख़राब है। किस बात के लिए माहौल ख़राब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफरत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफरत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूँ। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती, अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मजार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई लड़का अगर खड़े होकर के एक पोस्टर भी दिखा देता है जिसके अंदर लव मोहम्मद लिखा है, मैं उसका पैरोकार नहीं हूं, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के पोस्टर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और तमाम उलेमा इकराम को आगे आकर के इस बात को कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से ना लिखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान आया है, मैं और तमाम उलेमा इकराम से कहना चाहता हूं कि सबको आगे आकर के, ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है, और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियां उस नफरत के माहौल में दब जाएं जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा खेल चल रहा है, तो इसके अंदर किसी भी सूरत में हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो बरेली जाने से रोक दिया गया, इमरान मसूद कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और 2 लोग उनकी पार्टी ने उनको भेजा वहां पर कि जाएं और देखें कि क्या है वहां पर, लोगों से मिलें, पीड़ितों से क्या कुछ रहा, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन बरेली जाने से ही रोक दिया गया। तो ये अक्सर देखा जाता है
कि जहां कुछ होता है। और बड़ी जो बार बार इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि एक पोस्टर की वजह से लोगों की टांग तोड़ दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक पोस्टर की वजह से लोगों के जो है टांग तोड़ दी जा रही है और किस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं ये साफ तौर पर जी देखने में आ रहा है। बहरहाल कुंवर दानिश अली एक्स MP हैं, उन्होंने भी इसी तरीके के कुछ आरोप जो हैं वो लगाए हैं। तो कुंवर दानिश अली को भी हम लोग सुन सकते हैं कि कुंवर दानिश अली जो हैं वो इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं। तो दानिश अली भी जा रहे थे बरेली और उनको भी जाने से रोका गया है। सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। नहीं, बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है। जो वहाँ था हमारा, जो वहाँ बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों के को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमने जाने का हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये दानिश अली हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बरेली जाने से उनको भी रोका गया और वो आरोप लगा रहे हैं वहां पर कि बरेली में वहां बेकसूरों का दमन किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन्हें भी रोका गया। और इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि उन्हें बरेली जाने से कांग्रेस के डेलीगेशन को लेकर वो जा रहे थे और उन्हें रोक दिया गया। आखिर क्यों रोक दिया गया, ये बड़ी गंभीर बात है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह से राजनीतिक दलों के लोग अगर वहां जा रहे हैं तो उनको शहर में ही जाने से रोक दिया जा रहा है। हाँ, शहर में जाने से रोक दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हालात ठीक नहीं है। भाई मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि हमने दंगा नहीं होने दिया, कर्फ्यू नहीं लगने दिया। तो जब आपने दंगा नहीं होने दिया, कर्फ्यू नहीं लगने दिया, तो शहर के हालात खराब क्यों हैं? और आप जनप्रतिनिधियों को ही नहीं जाने दे रहे हैं, तो भाई ये कैसा आपका शासन और प्रशासन है? इसको लेकर सवाल उठाएं तो ये बड़ा मसला एक बनता जा रहा है समीर जी। और जिस तरीके से वहाँ फेल्योर हो रहा है और एक तरफा जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये सांप्रदायिक राजनीति आप कोई पार्टी करे वो समझ में आता है, लेकिन सरकार अगर वो खुद इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति करने लग जाए तो फिर देश के लिए खतरे पैदा हो जाते हैं समीर जी। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये वहां पर दिखाई पड़ रहा है और किस तरीके से लोगों की धरपकड़ हुई है वहां और माहौल बिगड़ा है बरेली का। और उसको लेकर मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनकी भाषा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं लोगों को। हालांकि वहां हालात को नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि हालात बिगड़े कैसे और क्या राजनीतिक दलों के नेताओं के वहां जाने से, जनप्रतिनिधियों के जाने से माहौल खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा तो उसको सही करने की, माहौल खराब ना होने पाए ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर वो वहां पर भाषण दे रहे थे दिल्ली में एक कार्यक्रम में। इसके अलावा कई सारे समारोह मनाए जा रहे हैं उस कार्यक्रम को लेकर और सिक्का जारी किया जाना है जिसको लेकर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। और देखेंगे, पवन खेड़ा ने ट्वीट भी किया था। लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं अभी भी, और ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ जिस तरीके का रवैया अपनाए हुए हैं उस पर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप वहां जब शांति की बात होती है गजा में या फिर इसराइल को लेकर, फलस्तीन को लेकर कोई बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री का तुरंत उनकी प्रशंसा में बयान आ जाता है, उत्तर आ जाता है। लेकिन भारत पर जब टैरिफ लगाते हैं या फिर भारत के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं उस पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो लिख रहे हैं कि अपने अच्छे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने और अपने दूसरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की गजा के लिए घोषित नई 20 सूत्री योजना का स्वागत किया है। लेकिन इस योजना पर बुनियादी और चिंताजनक सवाल अभी भी बने हुए हैं। नंबर 1, प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे में गजा के लोग स्वयं कहां हैं। नंबर 2, एक पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त फलस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए रोड मैप कहां है। नंबर 3, अमेरिका और इसराइल कब तक फलस्तीनी राज्य के दर्जे की अनदेखी करते रहेंगे जिसे संयुक्त राष्ट्र के 157 सदस्य देशों ने पहले ही मान्यता दे दी है और जिसकी पहल भारत ने नवंबर 1988 में की थी। नंबर 4, पिछले 20 महीनों में गजा में हुए नरसंहार के लिए जवाबदेही कहां है। प्रधानमंत्री ने उन भयावह अत्याचारों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है जिनमें गजा के दसों हजार निर्दोष नागरिकों की जान गई है। यह अत्यंत घोर नैतिक कायरता है और उस हर मूल्य और आदर्श के साथ विश्वासघात है जिसके लिए भारत खड़ा रहा है। सीधे तौर पर कि भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है, कूटनीति को पलट कर रख दिया है, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा भी। बिल्कुल समीर जी, इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरीके से फिलिस्तीन के मसले पर अब जब इजराइल ने हमला किया कतर पे समीर जी, तो हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत की जी और कहा कि हम कतर के साथ खड़े हुए हैं, कतर की संप्रभुता के खिलाफ जो हमने, हालांकि इजराइल का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि हम कतर की संप्रभुता का उल्लंघन होगा तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं और ये हमला जो है कतर की संप्रभुता पर उल्लंघन है। लेकिन सवाल ये कि अच्छा यूएन में भी फिलिस्तीन के पक्ष में भारत ने वोट किया, लेकिन यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद जो है जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आप गजा और फिलिस्तीन को लेकर अगर आप देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं तो इस पर तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे ही समीर जी। और अगर आप देश के अंदर राजनीति करें तब भी चलिए ठीक है, लेकिन एक मानवीय पक्ष जो होता है वो आखिर कहाँ है प्रधानमंत्री का, ये सवाल उठते हैं। जब हम लोग समीर जी पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने अभी उस दिन यहाँ भी पूजा की थी अपने दफ्तर में, उसके बाद जो पंडित जी खड़े हुए तो उन्होंने क्या नारे लगवाए कि अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो जी। तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, तो ये जब प्राणियों में सद्भाव हो तो प्राणियों में ये तो नहीं कहा गया है कि हिंदुओं में सद्भाव हो, कि ब्राह्मणों में सद्भाव हो, कि दलितों में सद्भाव हो। प्राणियों में कहा गया प्राणियों में सद्भाव हो, तो प्राणी तो सारे विश्व के प्राणी होते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का भी नारा लगाया गया। तो जब ये सब इस तरह की बातें होती हैं तो आखिर प्रधानमंत्री जो हैं या भारतीय जनता पार्टी वो इतनी शुद्ध राजनीति क्यों करती है, ये सवाल जो उठ रहे हैं। और जयराम रमेश जो अपने आरोप लगा रहे हैं वो सीधा सीधा उनका कहना ये है कि आप अपने व्यक्तिगत हित जो हैं वो विदेश नीति से ऊपर रख रहे हैं, व्यक्तिगत आपके संबंध आप भारत की जो विदेश नीति है उससे ऊपर रख रहे हैं और इसका खमियाजा कुल मिलाकर भारत को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब ट्रंप जो है 45 बार कहता है कि हमने साहब जंग रुकवा दी, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। खमियाजा इसका ये भुगतना पड़ता है कि अभी हमारे फार्मा सेक्टर पर ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हमारे नागरिकों को हथकड़ी को बेड़ी पहनाकर भेजा जाता है, हमारा प्रधानमंत्री खामोश रहता है। और प्रधानमंत्री जब के जन्मदिन पर एक हल्का सा ट्वीट कर देते हैं ट्रंप, तो हमारे प्रधानमंत्री की बाँछें खिल जाती हैं और इतना जोर से जो है धन्यवाद अदा करते हैं ट्रंप का कि यहाँ धन्यवाद अदा कर रहे होते हैं, आवाज जो अमेरिका में सुनी जा रही होती है। तो ये सवाल जो उठ रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत किसी से कुछ भी संबंध हो, आप भले ही जो है जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आप भले ही बचपन में साथ साथ मगरमच्छ पकड़ते रहे हो, तो उससे देश को कोई लेना देना नहीं है। देश को लेना देना इससे है कि आपके संबंधों के
वजह से अगर भारत के आर्थिक हितों का नुकसान हो रहा है, भारत की जो सुरक्षा है उसको अगर नुकसान पहुंचा है, तो फिर आप प्रधानमंत्री होने के लायक नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल बार बार उठते रहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसलों को लेकर खामोश क्यों रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आजकल वो बिल्कुल खामोश हो, जैसे ही उनकी प्रशंसा होती है या फिर कुछ और मामला होता है उसमें सीधे वो तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, ट्वीट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ एक के बाद एक लगातार फैसले लेना, भारत के नागरिकों के साथ अमानवीय बर्ताव करना, इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। यहां तक कि संसद में भी उस पर सवाल पूछे जाने पर वो खामोश ही दिखाई पड़ते हैं। तो यह सवाल पूछा जाता है और बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, प्रधानमंत्री उस पर खामोश है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने को लेकर 45 बार, या हो सकता है उससे भी ज्यादा यह संख्या हो गई हो, डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन उस पर एक शब्द प्रधानमंत्री अब तक नहीं बोले हैं। संसद में भी उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का। यह जरूर कहा कि किसी का कोई दबाव नहीं था, लेकिन यह पूछा भी गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार यह कह रहे हैं, लेकिन उस पर कोई उनका जवाब नहीं आया। तो यह सवाल यही पूछ रहे हैं। और जयराम रमेश का जो ट्वीट अभी हम लोगों ने देखा कि आखिर प्रधानमंत्री की खामोशी इन मुद्दों पर कब टूटेगी, जब वो भारत के लिए बोलेंगे। और भारत के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है, फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, आज से प्रभावी भी हो गया है। इससे फार्मा सेक्टर को बड़े नुकसान की आशंका है, लेकिन सरकार उस पर खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है। एक भी बार उस, और जबकि ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर ये सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं। बिल्कुल, उसमें ट्रुथ सोशल पर जानकारी देते हैं और यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है वो 42 बार जब ट्रंप कहते हैं 45 बार की उन्होंने जंग रुकवाई, तो प्रधानमंत्री नहीं सुन पाते। लेकिन जब प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं, ट्रंप बधाई देते हैं, तो प्रधानमंत्री तुरंत सुन लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 45 बार एक व्यक्ति जो है, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है, वो हमारे देश को उल्टा सीधा कह रहा है और हमारा प्रधानमंत्री खामोश है, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ये समझ में आता है। और जब आपको बधाई देता है तो आप तुरंत सुन लेते हैं। तो ये एक तरीके से सरकार की कमजोरी को ही दिखाता है। सरकार की कमजोरी क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत कमजोरी जो है उसको ये दर्शाता है समीर जी। जी बिल्कुल। और इधर जो बरेली का मुद्दा है, तूल पकड़ता जा रहा है, कई नेताओं को बार बार यहाँ जाने से रोका जा रहा है। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उस पर ट्वीट किया है, कांग्रेस के सांसद हैं, वो लिख रहे हैं कि बरेली जाने के क्रम में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करना सीधे सीधे तानाशाही है। लोकतंत्र में विपक्ष से सरकार इतना डरती है कि पुलिस प्रशासन से मिलने जा रहे नेताओं को घर से भी निकलने पर पहरा लगा दिया है। बरेली प्रकरण में जिस तरह मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं वो न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि एक तरफा कार्यवाही के लिए पुलिस को उकसाता भी है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए राज्य का हर नागरिक अपना होता है। कम से कम राज्य के मुखिया को भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं, वो उससे हालांकि काफी उनको लगता है कि ये बहुत ही जोशीला भाषण है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में किसी एक प्रदेश का नेता हो जो कि मुख्यमंत्री हो, उससे इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। और इसको लेकर तमाम आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे बुलडोजर को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितनी भी सख्ती दिखा रहे हो, चाहे इस तरह के एनकाउंटर्स पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन जैसे ही कोई सरकार के विरोध करने वाला व्यक्ति होता है और उसके खिलाफ कोई FIR होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, तुरंत उसके यहाँ बुलडोजर भी चलता है, एनकाउंटर भी होता है। कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है या फिर हाई कोर्ट का निर्देश है या फिर किसी और का। हाँ, अदालतों के आदेश तो किनारे रख दिए जाते हैं, और रख भी क्यों ना दिए जाए समीर जी। जब CJI जो है वो खुद मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कहते हैं कि इनका कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों नहीं उठाकर रख दिए जाएंगे? तो सवाल तो उठते हैं फिर। बिल्कुल। तो ये है अब जिस तरीके से यहाँ कानून व्यवस्था है, मतलब आपका ही बनाया हुआ जो है बुलडोजर को लेकर कानून है, और तमाम अदालतें जो बुलडोजर को लेकर सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बेधड़क चल रहा है।
तो इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ही सख्त नहीं होगा कि आपके आदेश की किस तरीके से अवहेलना हो रही है, तो फिर सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से इस मसले को निपटा जा रहा है, ये हालांकि जो इमरान मसूद ने बातें कही बहुत गंभीर बातें थी, मुसलमानों से भी कहा कि आप ऐसे किसी के भी कहने पर भड़क मत जाया कीजिए, और जिन पोस्टर्स की बहुत चर्चा में है। और दूसरा बात ये कि जिन मौलाना साहब की बात हो रही है, वो मौलाना साहब तो भाजपा को मदद करते रहे पिछले दरवाजे से, मौलाना तौकीर रजा खान। तो इसलिए तो अब ये भी समझ लीजिए कि भाजपा से जो सटते हैं तो उनके साथ भाजपा क्या कर सकती है, ये भी समझ जाना चाहिए। तो ये अब है, अब राजनीति है, वो अपने तरीके से चलती है, लेकिन राजनीति में अगर आम लोगों को निशाना बना जाएगा तब तकलीफ होती है। आप किसी राजनेता से अपनी दुश्मनी निभाइए भाई, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप कानून को ताक पर रखकर जो है, और जिसके पास जिम्मेदारी है कि उसको कानून का पालन कराना है, तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कानून का पालन कराना है, तो वो भी कानून से बाहर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ मेकर है तो कानून अगर बन गया तो कानून से बाहर हो जाएगा। अगर सांसदों ने मिलकर कोई कानून बना लिया तो ऐसा नहीं है कि उन सांसदों को उस कानून से छूट मिल जाएगी। तो इसलिए अब चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है, तो कानून का राज निश्चित तौर पर स्थापित होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना होती है और हाई कोर्ट के भी आदेशों की, लेकिन इस पर संज्ञान लेना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि उनके आदेशों की, उनके फैसलों की किस तरीके से अवहेलना हो रही है और किस तरह से उनको अमल में लाया जा रहा है। ये गंभीर सवाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर जो सवाल खड़ा किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने और भी कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, वो बहुत गंभीर है कि आखिर एक मुख्यमंत्री को कम से कम भाषाई मर्यादा का तो ध्यान रखना ही चाहिए। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से बरेली में लोगों को रोका जा रहा है वो बड़ा गंभीर मसला है कि आखिर जनप्रतिनिधियों के पहुंचने से, राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने से किस तरीके से कोई शांति भंग की स्थिति आ सकती है। सरकार इस तरह से कैसे कह सकती है, और ऐसा कहकर क्या वो अपने कानून व्यवस्था का ही मजाक नहीं उड़ा रही है? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल समझिए, जिस कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है उसी कानून व्यवस्था का आप जो है मजाक उड़ा रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो लेकिन और आपकी ही जिम्मेदारी थी कि आप कानून व्यवस्था ठीक बनाए, और जैसा कि आपका दावा भी है कि हमने कर्फ्यू नहीं लगने दिया, कर्फ्यू नहीं लगने दिया, लेकिन आपने दंगे के हालात क्यों होने दिए? और अगर कर्फ्यू नहीं लगा था, दंगा नहीं हुआ था, तो फिर बुलडोजर से घर क्यों गिराए जा रहे हैं? ये भी तो सवाल है। तो ये बहुत सारे सवाल कानून व्यवस्था को लेकर समझ उठते रहते हैं। लेकिन जो SIR है उस पर हम लोग लौटते हैं फिर से, जो इसमें फर्जीवाड़ा जो पकड़ा जा रहा है। पप्पू यादव ने एक और ट्वीट करके समीर सवाल उठाए हैं SIR को लेकर, और बहुत गंभीर सवाल है जो उन्होंने उठाया है। लिख रहे हैं पप्पू यादव के SIR के नाम पर बिहार में 90 लाख से अधिक के वोट की हेराफेरी हुई है। लोकतंत्र को नीलाम करने का खेल है। SIR से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, अब 7 करोड़ 41 लाख मतदाता है। मतलब बिहार में भी 47 लाख मतदाता घट गए। बिहार की कुल वयस्क आबादी 8.25 करोड़ है, मतदाता 7.5 करोड़ भी नहीं है। 83 लाख वयस्क आबादी मतदाता क्यों नहीं है? ज्ञानेश बताओ। अब ये सीधे सीधे सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे जा रहे हैं। वही है, अभी इन आंकड़ों का और भी मूल्यांकन होगा, बहुत सारे सवाल इसमें निकल रहे हैं। जमीनी ये जो 3-4 तारीख तक जो है ये पूरा का पूरा इनका खेल जो है ये सामने आ जाएगी, क्या क्या इसमें घपले किए गए हैं इसमें। अब आप बताइए कि बिहार की वयस्क आबादी जो है वो है 8.5 करोड़, मतदाता है 7 करोड़ 42 लाख। महाराष्ट्र में जितने वयस्क मतदाता हैं उससे जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए, और बिहार में जो 83 लाख जो वयस्क गायब हो गए। तो ये वोट चोरी जो ये असली वोट चोरी है। और आप कह रहे हैं कि कोई भी एलिजिबल व्यक्ति जो है वोटर लिस्ट से गायब नहीं होगा। हाँ, कोई गायब नहीं होगा। 83 लाख साफ गायब दिख रहे हैं। हाँ, तो ये एक बड़ा है घपला, और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और ये अब साफ तौर पर पकड़ा गया है चुनाव आयोग, और बाकी चीजें भी उसकी आगे आने वाले समय में समीर जी पकड़ ली जाएंगी किस तरीके से इसमें घपले। ये RJD की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो चुनाव आयोग के
नई आंकड़े हैं उस पर कई सवाल उठाए हैं। और प्रियंका भारती लिख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने तक 65 लाख नाम काटे गए थे और अब जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें कुल 68.5 लाख वोटर के नाम काट दिए गए हैं। 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। बिहार की वयस्क आबादी 8 करोड़ 18 लाख है, पर नई सूची के हिसाब से कुल वोटर संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। ये कौन सा जादू है, ये भी वही सवाल पूछ रही हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इनके जवाब चुनाव आयोग ने दिए नहीं है और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए जवाब देना पड़ेगा। अभी राजनीतिक दल यही सवाल लेकर गए होते तो सिर्फ एक लाइन में चुनाव आयोग जो है वो जवाब देता कि आप लोग ये कोई सवाल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पहले तो उनको आने की इजाजत ही नहीं मिलती। हाँ, आने की इजाजत ही नहीं मिलती और दी ही नहीं जाती इजाजत, और दी भी नहीं जाती है। यहाँ तक कि जो लोग मिलने गए उनसे भी कह दिया गया कि आप प्रतिनिधि नहीं है आप अपनी पार्टी के, पार्टी अध्यक्ष ही आएगा। मनोज कुमार झा ने ट्वीट किया तो उस पर बाकायदा मिसलीडिंग करते हुए चुनाव आयोग ने ठप्पा लगा के कहा कि आपको आपकी पार्टी ने अधिकृत नहीं किया था, आपके मतलब आप अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, इसलिए आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की चीजें की गई। तो अब जो है ये सवाल उठ रहे हैं। तो लेकिन अब समीर जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ऐसा अब जब बिहार चुनाव की घोषणा करेंगे होगी तो क्या ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो क्या पत्रकारों के सवाल लेंगे? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछली उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरीके से सिरमुराते जो ओले पड़े, जिस तरीके से उनसे सवाल दागे गए, और अब तो ये बहुत बड़ी चोरी जो है एक तरीके से कहा जाए ये सामने आ रही है बिहार की वोटर लिस्ट में कि वयस्क आबादी जो है 8.25 करोड़ है, 8 करोड़ 18 लाख, और मतदाता कुल 7 करोड़ 42 लाख। तो ये जो आपने 80-83 के आसपास, जो 70 लाख के आसपास, जो भी आप समझ लीजिए, जो भी बनती है संख्या, इतने लोग आपने बाहर कर दिए। तो ये इतनी बड़ी वोट चोरी आपने किसके लिए की है, और जिनको आपने बाहर किया ये कौन मतदाता हैं, किस आधार पे आपने इनको बाहर किया, इनसे आपने क्या सबूत मांगे थे जो ये नहीं दे पाए? और महत्वपूर्ण बात, सबसे जो बड़े सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आधार कार्ड देता है तो आपको उसका देना होगा, आधार के बाद फिर किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बताया चुनाव आयोग कि आधार के आधार पर जिन्होंने मत किया था आपने उनमें से कितनों को शामिल किया, कितनों को खारिज किया, और जिनको आपने खारिज किया तो उनको खारिज करने का आधार क्या था? जी बिल्कुल, उनको खारिज करने का आधार क्या था और जिनको जोड़ा गया है उनको भी जोड़ने का आधार क्या है? क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, और ये बार बार हर उन आंकड़ों के आधार पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। वो योगेंद्र यादव ने ही सवाल उठाए हैं जो लिस्ट जारी, जो सूची जारी की है मतदाताओं की, कि लोकसभा चुनाव के समय कितने थे, जून में कितने थे, और अब कितने रह गए हैं, ड्राफ्ट सूची के बाद कितने थे। इन्हीं के आधार पर यह बताया जा रहा है कि आखिर ये सारी जो सूची, ये सारे आंकड़े आए हैं तो ये कैसे आए हैं। चुनाव आयोग यह दावा कर रहा है कि घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर्स ने लोगों के आंकड़े जुटाए हैं। उन दावों की पोल तो पहले ही खुल चुकी है, तभी ये सारा मामला तो तमाम जो है दर्जनों पिटीशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बीएलओ ने घर घर जाकर आंकड़े तो नहीं जुटाए हैं, आखिर ये आंकड़े आए कहां से हैं? क्या लोगों ने फॉर्म भर कर ये आवेदन किया है कि उनको जोड़ा जाए? बहुत सारे सवाल हैं। अब चुनाव आयोग इनके जवाब क्या देता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग अब कम से कम तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ही जब वो चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, उसके पहले तो चुनाव आयोग नहीं करेगा। क्या वो तब जवाब देगा इन सवालों के? क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, और समझिए मुझे नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी ज्ञानेश कुमार जी, और करेंगे तो सिर्फ सूचना देंगे और सूचना देकर निकल जाएंगे, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देंगे। ये साफ तौर पर समझ आ रहा है, क्योंकि अब तो कई आरोप हैं ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि आप वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, और अब ये बिहार का आ गया समीर जी। अब जो हाइड्रोजन बम आएगा राहुल गांधी का, उसमें ये बिहार का मसला भी शामिल होगा कि भाई इतनी आबादी है बिहार की और आपने इतने नाम काट दिए, और महाराष्ट्र में आपने जो है जितनी वयस्क आबादी उससे ज़्यादा आपने वोट बना दिए। तो ये बहुत सारे घपले जो हैं जिनकी तरफ अब है, अब ये निशाने पे आ सकते हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा तो करेंगे ही और उसके लिए प्रेस को बुलाएंगे ही। खैर देखना क्या, लेकिन जब ये तारीखों की घोषणा क्या वो 7 तारीख से पहले करते हैं, और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर जो प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत सारी बातें
बातें कर रहे थे और ये भी अब है कि एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरएसएस की विचारधारा में और आरएसएस से जुड़े संगठनों में कहीं कोई भ्रम नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर कट होता है। यानी कई बार जो कहा जाता है बीजेपी के ही तमाम नेता उससे अपने को अलग करते रहे, आरएसएस भी अपने को अलग करता रहा है, आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कोई फर्क नहीं है, सब सारे आनुषंगिक संगठन एक जैसे हैं। हाँ, एक साथ है, सारे संघ एक साथ है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अब कोई भी संघी जो है वो ये नहीं कह सकता कि हम तो सब आरएसएस में है, हमारा जो सांस्कृतिक संगठन है जी। समीर जी, है क्या कि आरएसएस शुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है और सांस्कृतिक तो कतई नहीं है। तो इनकी अगर संस्कृति कुछ है भी तो वो सब विदेशी है, वो हिटलर और नाजी वाली है संस्कृति, इनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना नहीं है। कांग्रेस ने आज आरएसएस के ऊपर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया समीर जी, और वो आप अगर चाहें तो बता सकते हैं कि क्या कहा। ये देख लेते हैं कांग्रेस का ट्वीट, काफी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, क्योंकि आरएसएस इसलिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसको लेकर कई सवाल, जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, और अभी खबर है कि दिल्ली में जो स्कूली पाठ्यक्रम में आरएसएस के इतिहास को, आरएसएस के योगदान को शामिल करने की बात कही जा रही है। खैर, कांग्रेस पार्टी ने जो आरएसएस को लेकर ट्वीट किया है वो जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। वो संगठन जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। कई सारी चीजें, वो संगठन जिसका महात्मा गांधी के खून से जिसका हाथ लाल है, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ। और तो काफी एक लंबा ट्वीट है और आरएसएस को लेकर जो बहुत सारी चीजें हैं जनहित में बताया जा रही। आखिरी लाइन भी आपको पढ़ के सुना दे जो इस ट्वीट में है। अगर यह कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन यह संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। ये कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। अब स्कूली पाठ्यक्रम में दिल्ली सरकार पाठ्यक्रम में पढ़ाएगी आरएसएस के योगदान को। अब वो क्या योगदान पढ़ाएगी वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो इतिहास में जो सारी चीजें हैं, जो तथ्य हैं, उनसे सब वाकिफ हैं। और आरएसएस 100 साल पुराना ही संगठन है, यानी कोई आदिकाल का संगठन नहीं है जिसको लेकर कोई बहुत भ्रम हो, बहुत दिक्कतें हो, तथ्यात्मक रूप से कोई जानकारी न हो। सारी जानकारी मौजूद है और यह भी सबको पता है कि स्वाधीनता संग्राम से लेकर और तमाम घटनाओं के समय आरएसएस का और आरएसएस के लोगों का कितना योगदान रहा है। खैर, एसआईआर को लेकर जो इस समय चल रहा है, सूची अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है चुनाव आयोग ने। वो फाइनल लिस्ट भी तमाम सवालों के घेरे में है, उसी तरीके से जिस तरह से ड्राफ्ट सूची थी और एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू की गई थी, यह प्रक्रिया सवालों के घेरे में थी। अब 7 अक्टूबर को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस सूची को किस तरीके से लेता है, इस पर रहेंगी सबकी निगाहें। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।